गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज से हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम फंक्शन। ओके। अब फंक्शन तक जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी की। मैथमेटिक्स में क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, क्वांटिटी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा एलिमेंट जो मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। जैसे टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, इन सबको हम मेजर कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी में हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे रिलेटेड क्वांटिटी। अब ये रिलेटेड क्वांटिटी क्या होता है? दो क्वांटिटी जो एक दूसरे से रिलेट करें उनको क्या बोलेंगे हम? रिलेटेड क्वांटिटी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं C इज इक्वल टू 2 पाई r, ये किसी सर्कल का क्या सरकमफेरेंस है। या फिर A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ये सर्कल का क्या हो गया? एरिया हो गया। ठीक है। अब ये सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? इस r के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, r को इंक्रीज करूंगा तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? बढ़ता चले जाएगा। आर को इंक्रीज करूंगा तो उसका एरिया बढ़ता चले जाएगा। यानी सी और आर, यहाँ पर ए और आर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इनका क्या बोलेंगे? रिलेटेड क्वांटिटी। ए और आर, सी और आर, यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर पाई क्या कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर सी और आर क्या हो गया? रिलेटेड क्वांटिटी। ए किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ए और आर कैसे रिलेटेड क्वांटिटीज है। अब ये जो रिलेटेड क्वांटिटीज है दो तरह की होती हैं। एक होती है वेरिएबल। ठीक है। दूसरी होती है कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? कि जो रिलेटेड क्वांटिटी है वो दो टाइप्स की होती है, एक वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। अब वेरिएबल में आप दो वेरिएबल पढ़ेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? देखिए, सपोज y इज इक्वल टू 2x। ये x और y को मैंने इस तरह से रिलेट किया है। कैसे रिलेट हो रहा है कि भाई x की जो भी इनपुट दूंगा वो कैसा डबल होके मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं x की जगह आपसे बोल रहा हूँ कि आप 1 पुट करो तो y क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। x की जगह 2 पुट करेंगे तो y 4 मिलेगा। -2 पुट करेंगे तो -4 मिलेगा। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं जो इनपुट दे रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में मुझे आउटपुट मिल रहा है 2 टाइम्स होके। ठीक है। तो यहाँ पर x को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y मेरा क्या कराएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड्स ऑन x। समझ गए? तो यहाँ पर x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो ये कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और दूसरा होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। क्या बोला मैंने? पहला कौन सा होगा? एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और दूसरा क्या होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट। देखिए, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर जो 2 है तो वो 2 ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने 2 लिखा फिर मैं इसको 5 रीड करूँ, 5 बोलूँ, कुछ टाइम बाद 10 बोलूँ। तो 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा। तो ऐसे कांस्टेंट जो अगर रेफरेंस चेंज हो रहा है तो अभी उसकी वैल्यू सेम बनी रहे। हम 2 को 2 बोलेंगे, 5 को 5 बोलेंगे, 2 2 ही रहेगा, 5 5 रहेगा, 5/2 को 5/2 बोलेंगे, पाई जहां भी आएगा वो पाई ही रहेगा। तो ये सब क्या हो गया? एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गया। पर अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट ऐसा है जिसका रेफरेंस चेंज होने पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू, ये किसी लाइन की जनरल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये आपको मालूम है।
जिसमें m क्या होता है, उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको मैं कुछ ड्रॉ करूं इस तरह से तो देखिए ऐसा हो जाएगा, ये x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो अगर ये वो लाइन है, समझिएगा ध्यान से, ये वो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये चीज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये क्या है, ये c को रिप्रेजेंट करेगा। और ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है, ये जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रही है उसका tan, अगर मैं उसका tan ले लूं तो उसको क्या बोलेंगे, स्लोप। m इज इक्वल टू tan थीटा, ये आप जानते हैं। तो जब जब मैं इस लाइन की बात करूंगा, पर्टिकुलर इस लाइन की बात करूंगा, तो देखिए जब इसके लिए थीटा फिक्स हो गया, सी फिक्स हो गया। जब थीटा फिक्स है तो एम फिक्स है, क्योंकि एम इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसका मतलब जब जब मैं इस लाइन की बात करूंगा तब तक इस लाइन के लिए सी और क्या हो गया, एम फिक्स हो गया। तो यहाँ पर जो सी और एम है वो कैसे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्योंकि जैसे ही मैं लाइन चेंज करूंगा, मान लीजिए मैं इस लाइन की बात करने लग जाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है, और अब सपोज मैं इस लाइन की बात करता हूँ, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए थीटा चेंज हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा भी ले सकता था मैं इस लाइन को, मान लीजिए मैं ऐसा ले लेता, ये है वो लाइन। तो अब किस इस केस में ये सी कैसा हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सी यहाँ आ गया ये। ठीक है, थीटा ये एंगल हो जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि थीटा चेंज हो गया है तो इसलिए एम चेंज हो जाएगा, एम इज इक्वल टू tan थीटा, और सी भी चेंज हो गया, सी नेगेटिव हो गया। तो अब जब मैं इस लाइन की बात करूंगा तो इस लाइन के लिए पुरानी वाली लाइन के कंपेयर में एम और सी क्या चेंज हो रहे हैं, पर एम और सी है तो अभी भी कांस्टेंट। जब जब इस लाइन की बात करूंगा तब उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, एम फिक्स है, थीटा फिक्स है, इसलिए एम फिक्स है, और सी फिक्स है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो एम और सी हैं उनको क्या बोलेंगे हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पर्टिकुलर जब तक हम किसी एक रेफरेंस की बात करेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, और जैसे ही वो रेफरेंस चेंज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर उस रेफरेंस में वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इस टाइप के कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, या इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं हम फंक्शन पे अपने। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, सपोज ये कोई दो सेट हैं, सेट एक्स और ये सेट वाई। ठीक है, अब फंक्शन का मतलब क्या है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये सेट एक्स और सेट वाई हैं, ये किसी न किसी रूल से जुड़े हुए हैं, किसी रूल से एसोसिएटेड है। उस रूल को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो जो भी नियम है वो क्या हो गया, एफ हो गया। वो रूल ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं आपसे बोलूँ वाई इज इक्वल टू 2x, मतलब यहाँ पर नियम क्या हो गया कि भाई जो x की वैल्यू उसको मुझे डबल करना है, 2 टाइम्स करना, तो एक नियम हो गया। पर ये नियम के लिए, इसको फंक्शन होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, वो क्या होती है वो हमें समझना है। अब देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इनपुट x1 दिया तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है इसके करॉस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरह से मैंने x2 दिया तो उसके करॉस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिला, y2 मिला। x3 रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर y3 मिल रहा है। ओके, ये y4, ये y5, ऐसे कुछ एलिमेंट यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, स्पेयर एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोला कि जब मैंने यहाँ पर x1 इनपुट दिया तो उसके करॉस्पॉन्डिंग y1, x2 के करॉस्पॉन्डिंग y2 और x3 के करॉस्पॉन्डिंग y3 मिल रहा है। अब मुझे बताइए, जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर आप इसमें 10 पुट करो तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 100 पुट करेंगे तो 200 मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर कोई इनपुट दूँ और उसके रिस्पेक्ट में मुझे आउटपुट ना मिले। अगर मैं बोलूंगा 4 तो आप बोलेंगे 8 मिल रहा है, मैं बोलूंगा 16 तो आप बोलेंगे 32 मिल रहा है, डबल होता जा रहा है। मतलब अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिल ही रहा है। तो फंक्शन में सबसे पहली बात ये याद रखना है हमें कि अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट जरूर मिलना चाहिए। अगर इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट नहीं मिल रहा तो फंक्शन नहीं होगा। ओके, दूसरी बात, इन दोनों के बीच में यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। और यूनिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूं तो मुझे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक इनपुट से दो या तीन आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। ओके, ये पॉसिबल है कि दो इनपुट से सेम आउटपुट मिल जाए या तीन इनपुट से सेम आउटपुट मिले, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक इनपुट दूं उससे मुझे दो आउटपुट मिले। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो वो यूनिकनेस नहीं रह जाएगा।
यानी अगर एक इनपुट दे रहे हैं तो एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, दो या दो से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये पॉसिबल है। अगर मैं ऐसा कहूँ आपसे कि देखिए ये x है और ये y है, ये रूल f से एसोसिएटेड है, आपने यहाँ x1 रखा, x2 रखा, x3 रखा, ये y1 y2 y3, इससे भी मुझे क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है, x2 से भी y1 मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ से क्या मिल जाए मुझे, ये y2 मिल जाए, यहाँ y4 भी है, तो ऐसा चलेगा। दो इनपुट से एक आउटपुट मिल सकता है, पर एक इनपुट से दो आउटपुट या दो से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, मतलब एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिलना चाहिए तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, यू मैंने यहाँ पर जो इनपुट दिए हैं, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, जो कैपिटल एक्स से इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोला मैंने, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसको हम डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो सारे एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में लाई कर रहे हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, x1 x2 x3, यानी वो सारे स्मॉल x जो कि इस कैपिटल x में लाई कर रहे हैं, इस सेट में लाई कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन है। समझ में आ गया, जिसके ऊपर डिफाइन है तो वो सारे क्या आ जाएंगे, वो सारे एलिमेंट उसके डोमेन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कोडोमेन की। क्या होता है कोडोमेन, तो वो सारे एलिमेंट जो y में लाई कर रहे हैं, y1 y2 y3 y4 y5, जितने भी एलिमेंट है वो सब जो सेकंड सेट में y में लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल y विच बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये क्या हो गया, कोडोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, कि रेंज क्या होगी। रेंज को जनरली हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वो सारे एफ एक्स जो एक्स से एसोसिएटेड है। देखिए अगर ये फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने बोला कि ये रूल एफ से एसोसिएटेड है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, एफ, स्मॉल एफ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सच दैट एक्स टू वाई, यानी जो फंक्शन है वो एफ डिफाइन है एक्स टू वाई में। ओके, और यहाँ पर भी ये जो x है, जो पहला वाला एलिमेंट लिख रहे हैं हम x, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट वो इसके डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बाद वाला सेट है y, वो उसके कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। आपको कई जगह ऐसा लिखा मिलेगा, देखिए एफ आर टू आर, इसका मतलब क्या है कि उसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, और उसका कोडोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही कैसे हो, रियल वैल्यूज हो। ओके, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है आपको एफ एन टू आर, तो इसका मतलब क्या है कि उसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर, और उसका जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। तो ये एन टू आर में डिफाइन होगा। ओके, वापस हम यहाँ आते हैं, हम रेंज की बात कर रहे थे, हम बोले थे रेंज का मतलब क्या हो गया, वो सारे y जो x से एसोसिएटेड है वो रेंज हो जाएगा। तो रेंज में यहाँ क्या आएगा, y1 y2 y3, तो वो सारे। और हम जनरली फंक्शन को हमने क्या बोला, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर x क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड ऑन x, और ये किस रूल से एसोसिएटेड है, उस रूल को नाम दे रहा हम f, ये किसी किसी नियम f से एसोसिएटेड है। ठीक है ना, तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा आपने कई जगह देखा होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या आ जाएगा, वो सारे एफ एक्स, यानी वो सारे y जो x से एसोसिएटेड है, एफ एक्स विच आर एसोसिएटेड टू ऑल x। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। तो डोमेन में मतलब क्या आ गया, x1 x2 x3 जो भी इनपुट दे रहे हैं वो सारे एलिमेंट डोमेन में आ जाएंगे। को डोमेन में मतलब सेकंड वाले सेट में जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं, y1 y2 y3 y4 y5, ये सब क्या कोडोमेन में आ जाएंगे। रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जो x से एसोसिएटेड है। तो यहाँ रेंज में क्या कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, y1 y2 एंड y3। ठीक है, अब यहाँ पर y1 y2 y3 को हम क्या बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे, इमेज। तो ये तो आपको समझ में आ गया, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है y1 y2 y3, इनको इमेज भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये y1 है, तो y1 कब मिल रहा है, जब मैं x1 पुट कर रहा हूं तो मुझे y1 मिल रहा है, तो y1 एक इमेज हो गई। और इस y1 के लिए x1 क्या है, ये प्री इमेज है। ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसको बोलेंगे प्री इमेज।
समझ में आ गई बात? y2 की बात करें तो y2 अगर इमेज है तो इसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी x2, y3 इमेज है तो इसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी x3। इसको मैंने किसी से एसोसिएट नहीं किया तो ये कोई इमेज नहीं है इसकी, और इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। अगर मैं इनपुट देता तब मुझे वो आउटपुट मिल रहा होता। ठीक है, इसका मतलब y3 अगर इमेज है तो उसकी प्री इमेज क्या होगी x3, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ये रेंज में क्या लिखा हुआ है, लिखा रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स, ऑल एफ एक्स, क्योंकि हम फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जितने भी ये y हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं एफ एक्स, तो वो सारे एफ एक्स जो x से एसोसिएटेड है, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यहाँ पर जो x1 x2 x3 ये कैपिटल X के एलिमेंट है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे y मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मतलब रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, y1 y2 और y3। ठीक है, कोडोमेन में y1 y2 y3 y4 y5 सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में आ जाएंगे। तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट x and y which we can relate to each element of x to a unique element of y। फंक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी सेट x और y के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप है जिससे x के हर एक एलिमेंट को हम y के यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनमें यूनिकनेस होना चाहिए, अगर यूनिकनेस नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हम दो इनपुट दिया उससे एक आउटपुट मिल रहा तो ये फंक्शन हो सकता है, पर अगर एक इनपुट दे रहे उससे दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, तीन आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखना है। अब मैं कुछ इसी तरह के आपको सेट फॉर्म में कुछ फिगर बनाता हूँ और आपको बताना है कि वो फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ मैंने लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये x1 y3 से एसोसिएटेड है, x3 y1 से, x2 y2 से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब आप इसको बनाते जाइए और लिखते जाइए कौन कौन से फंक्शन है और नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीजन भी लिख लीजिए। x1 x2 x3 y1 y2 इसको इससे एसोसिएटेड किया है, इसको इससे एसोसिएटेड किया है। ठीक है, x1 x2 x3 y1 इसको इससे जोड़ दिया हमने, y2 y3। x1 x2 y1 y2 इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे मिल रहा है, ये y3 हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, x1 y1 y2 y3 y4। x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है, ये y4 x y। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन कौन से फंक्शन है और नहीं है। फर्स्ट वाले की बात कीजिए, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, यस और नो बोलिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट मिल रहा है और यूनिक रिलेशनशिप है, तो इसलिए ये फंक्शन होगा। यस, इट इज फंक्शन। ठीक है ना, ये फंक्शन का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर मैंने इनपुट दिया लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीन डिफरेंट इनपुट दे रहा हूँ और एक आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है। मैंने क्या बोला कि एक इनपुट से दो या तीन आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट मिल रहा है, तो ये पॉसिबल है, तो ये फंक्शन है। यस, इज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए
यहाँ मैंने एक इनपुट दिया, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे दो आउटपुट मिल रहे हैं, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक इनपुट दे रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग तीन आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट मिलना ही नहीं चाहिए, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, जब मैंने x1 इनपुट दिया तो उससे y3 मिल रहा है, x3 से y3 मिल रहा है, तो दो इनपुट से एक आउटपुट मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x2 से मुझे y1 मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट y में पड़ा हुआ है, x में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, y वाले सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, तो ये फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन। ओके, अब जैसे इस वाले केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें डोमेन रेंज बताइए जरा, डोमेन रेंज को डोमेन, तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, x1 x2 x3। कोडोमेन में क्या क्या आएगा, y1 y2 y3, और रेंज में क्या आएगा, केवल y1। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर y1 इमेज है तो इसकी प्री इमेज क्या होगी, तो इस y1 के लिए तीन प्री इमेज हो जाएगी, x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ो। अब मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, तो वो आप देख के बताएंगे फंक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये x, ये y है, तो कुछ इस तरह से कर्व बनाया मैंने, ठीक है। ये x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस हो गया। अब आप इनको देखते जाइए, बताते जाइए कि कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। एक और यहाँ ले लेते हैं, कुछ इस तरह से सर। ठीक है, चलिए, फर्स्ट वाला बताइए फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए, कैसे पहले पता करेंगे, हम सोचेंगे कैसे, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वो इनपुट हो गया। अब यहाँ पर हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है मुझे। मान लीजिए मैंने x1 की वैल्यू ये रखी, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे y ये वैल्यू मिल रही है। मैंने ये रखा तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये वैल्यू मिल रही है y की। समझ में आ रहा है, तो हर एक डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिल रहा है, तो यूनिकनेस है। ऐसा हो नहीं रहा है कि मैं x इनपुट दूर आउटपुट ना मिले, और वैसे भी आपको मालूम है कि ये कौन सा होता है, साइन फंक्शन होता है ना, इसका नाम ही साइन फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन। ठीक है ना, तो ये फंक्शन होगा। यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब मैं एक इनपुट रख रहा हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट मिल रही है, ये दो वैल्यू मिलेगी इसके करस्पॉन्डिंग, एक तो ये वैल्यू मिलेगी y की, और दूसरी वैल्यू ये मिल जाएगी, यानी सेम इनपुट देने से दो आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक इनपुट रख रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक ही आउटपुट मिलेगा, तो यस इट इज फंक्शन, ये फंक्शन होगा। यहाँ क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर इनपुट पे दो आउटपुट मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने ये रखा, तो देखिए यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग एक ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा, ये y वाला पॉइंट। सपोज ये y1 है और ये y2 है, ये दो पॉइंट मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए, एक इनपुट पे दो आउटपुट मिलेगा, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, यस इट इज फंक्शन, ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, डिफरेंट एक्स के लिए दो दो आउटपुट मिलेंगे, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब इस चीज को चेक करने के लिए एक और आसान तरीका है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोला मैंने, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, और केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन होगा। देखिए, जैसे इस केस में मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ये लाइन ड्रॉ करी, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये लाइन ड्रॉ करी, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो कर्व को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये इस कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रहा है,
तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ये एक लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है, दूसरी लाइन ये भी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। यस, इट इज फंक्शन। इसी तरह से यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो उस कर्व को दो पॉइंट पे कट करेगी, तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये दो पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, यहाँ पर देखिए ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हम कहीं भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी कर्व को। ठीक है, इसीलिए ये फंक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं इस पे। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते जाइएगा। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम इसी तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल हो गया। अब ये किसके इक्वल है? सपोज k के इक्वल है, k कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं आप इसका कर्व बनाइए तो आप कैसा बनाएंगे? तो कुछ ऐसे ही बनेगा। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया। अब कांस्टेंट कितना है? के, यानी मैं कोई भी इनपुट दूं x इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखूं, आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? के ही मिलेगा। तो इस सबको ये वो लाइन हो गई। ठीक है, ये वो हो गया कांस्टेंट के, यहाँ से यहाँ तक। तो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखूं, लेकिन मुझे आउटपुट क्या मिलना है? के ही मिलना है। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कंटिन्यूस फंक्शन भी है ये। इसका डोमेन बताइए आप क्या होगा? आप x की हर वैल्यू रख सकते हैं ना, हर रियल वैल्यू। ऐसी x की कोई वैल्यू तो नहीं है जो आप पुट करें इस पे फंक्शन डिफाइन ना हो रहा, सभी पे डिफाइन है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। ओके। रेंज आप कुछ भी रखोगे लेकिन मिलना तो के ही है आपको हमेशा। x इक्वल टू 0 रखा तो भी के मिलेगा, 1 रखोगे तो भी के मिलेगा, 2 रखोगे तो भी के मिलेगा। यानी आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? के, क्योंकि हमेशा के ही मिलेगा। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज क्या होगी? के। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। सेकंड फंक्शन जो हम पढ़ते हैं वो ले रहे हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिटी फंक्शन। मैंने क्या बोला? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका कर्व कैसा बनेगा? तो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1। तो कुछ इस तरह से वो लाइन जाएगी। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी फंक्शन। अब जरा इसका डोमेन बता दीजिए। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर, सारी वैल्यू पे डिफाइन है, सब रख सकते हैं। आउटपुट क्या मिलेगा? y। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? r। ठीक है ना, जो इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल रहा है। तो उसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। रेंज भी क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। कंटिन्यूस फंक्शन होगा ये भी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। थर्ड है रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये क्या हो गया? हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। अब आप बताइए किस पे डिफाइन नहीं है? भाई मैं x की जगह जीरो नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा।
तो जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके कर्व की बात करूं तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये एक्स एक्सेस हो गई, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई। ठीक है, जब आप जीरो तो हम पुट कर नहीं सकते हैं, जब आप वन पुट करेंगे तो देखिए वन अपॉन वन वन मिलेगा, यानी ये वन पे मुझे कितना मिल रहा है, वन, ये पॉइंट मिलेगा। आप टू पुट करेंगे तो वन बाय टू मिलेगा, थ्री पुट करेंगे वन बाय थ्री, फोर पुट करेंगे वन बाय फोर। इसी तरह से जब आप वन से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, वन बाय टू पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, टू वाई की वैल्यू टू, वन बाय थ्री पे थ्री मिलेगी। तो कुछ कर्व ये इस तरह से जाएगा। समझ में आ गई बात? ये कब मिल रहा है, जबकि मैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो कुछ कर्व इस तरह से इधर बनेगा, ये इस तरह से चले जाएगा। कब? जब एक्स की नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अब इसका डोमेन बता दीजिए जरा मुझे। डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा सारे रियल नंबर रख सकते हैं, केवल एक ही एलिमेंट को मुझे हटाना है, वो क्या है, जीरो। इसीलिए इसको मैंने करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये डोमेन आ गया। रेंज में सारे नंबर मिलेंगे, जीरो कभी नहीं मिलेगा मुझे। न्यूमरेटर देखिए, जीरो होने के लिए क्या, न्यूमरेटर को जीरो होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर तो ऑलवेज वन है यहाँ पर, तो मुझे जीरो कभी मिलेगा नहीं। तो रेंज के लिए क्या है, तो रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इसका डोमेन भी वही होगा और रेंज भी वही होगी। ठीक है, अगले फंक्शन की बात करते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। अब हमें ध्यान ये रखना है, मैंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं मिल सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं है। समझ में आ गया? यानी x क्या नहीं होना चाहिए, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या डिफाइन हो गया, जीरो से लेके इंफिनिटी। तो अगर इसका कर्व बनाएंगे तो देखिए जीरो पे तो जीरो मिलेगा, ये कुछ ऐसा आएगा, इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। समझ गए? ये एक्स एक्सेस है, ये हमारी वाई एक्सेस है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, तो डोमेन में जीरो टू इंफिनिटी, जिसमें जीरो इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि रूट जीरो डिफाइन है, तो जीरो टू इनफाइनाइट। आउटपुट में क्या लेना है, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है हमें, क्योंकि एक इनपुट से नहीं तो दो आउटपुट मिलेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसकी रेंज को हमेशा क्या कंसीडर करना है हमें, कहाँ से कहाँ तक होगी रेंज मिलेगी, जीरो से इंफिनिटी, नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, जीरो टू इनफाइनाइट, और रेंज भी क्या होगी, जीरो टू इनफाइनाइट, इसमें जीरो इंक्लूड होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है, नोट कीजिए। चलिए, तो ये कुछ फंक्शन आपने पढ़ लिए हैं। टिग्नोमेट्री में ऑलरेडी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, उसका डोमेन, रेंज, टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री में भी पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इन इक्वेशन में, एक बार उसको भी आपको रिवाइज करना है। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ, उसके डोमेन रेंज को भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम देखते चलेंगे, पर एटलीस्ट वो रिवाइज करके आप आइएगा। हमने ये चार फंक्शन पढ़े, इस पे बेस जो भी डोमेन रेंज पे जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसका मुझे डोमेन बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें मुझे क्या दे दिया, एफ एक्स, या फिर मैं वाई बोलूँ, वाई इज इक्वल टू कितना दिया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। मुझे डोमेन की बात करना है इसकी। तो डोमेन का मतलब है कि उन वैल्यू को मुझे एक्सक्लूड करना है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो। किस पे डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक्स के यहाँ थ्री पुट करूंगा तो ये डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी सारी रियल वैल्यू रख सकता हूँ केवल थ्री को छोड़ के। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री, ये इसका डोमेन हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, जो फंक्शन हमें दिया हो वो क्या दिया, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 मिलेगा। अब ये कब डिफाइन नहीं होगा, जबकि डिनोमिनेटर 4 या 1 हो। अगर 4 होगा तो ये 4 माइनस 4 ये 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक्स के 1 पुट करेंगे तो अभी डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट कौन से दो नंबर को छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के, 1 और 4 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कीजिए जरा आप। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। अब इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये रूट के अंदर की वैल्यू वो कैसी होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ये कब डिफाइन होगा, जबकि x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, बोलिए, डोमेन ऑफ फंक्शन 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 टू इनफाइनाइट, जिसमें 2 इंक्लूड है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। सेकंड वाले में देखिए क्या दिया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन तो है ही है, साथ साथ में क्या 1 अपॉन ये रेसिप्रोकल में भी है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो 1 माइनस एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है, पर अब तो ये जीरो नहीं लेंगे हम, क्योंकि अगर जीरो लेंगे तो 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं ले सकते इसको। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब इन इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है, ये x माइनस 1, एक्स को हमेशा पॉजिटिव बना लेते हैं, तो x माइनस 1 लेस देन जीरो, दैट इज x लेस देन 1, x 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन 1 से छोटा होना चाहिए, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा। समझ गए। थर्ड वाला केस देखिए कितना दिया है, ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसका यही तो मतलब हुआ, अगर इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा, दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं माइनस 2 प्लस 2, इसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस 2 और ये आ गया प्लस 2। राइट साइड से स्टार्ट करके हम क्या बोलते हैं, प्लस माइनस प्लस, और अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाला रीजन लेते हैं, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला लेते हैं। तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू है, तो हम कौन सा रीजन ले लेंगे यहाँ से, बोलिए, ये रीजन नेगेटिव वाला, जिसमें इक्वल टू भी लगा हुआ है, यानी ये दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2, जिसमें ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। कीजिए, देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या दे दिया हमें, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब हमें डोमेन बताना है, तो पहले तो ये देखो आप, ये किस पे डिफाइन नहीं होगा, तो 3 पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कभी फंक्शन का हम डोमेन बताते हैं, जो एक्चुअल फंक्शन होता है ना, उसको देख के बताया जाता है। रेंज के लिए उसको सॉल्व कर सकते हैं, और रेंज निकालने के लिए भी कोई ऐसी फिक्स मेथड नहीं है, डिफरेंट मेथड्स हैं। हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चन हो, उसके लिए सबके लिए अलग अलग मेथड्स हो।
कई बार हम ऑब्जर्वेशन से भी रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर मेथड्स नहीं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर रेंज, इसको रेंज कैसे निकालेंगे इसकी। तो रेंज के लिए हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स। ठीक है, अभी ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूँ x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आता हूँ। कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 3y, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इस वाले टर्म को उस तरफ ले गए तो ये आ गया 3y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स। यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है, x कॉमन आ जा रहा है, तो ये आ गया 3y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, तो x इज इक्वल टू मिल गया 3y प्लस टू अपॉन वाई प्लस वन। अब आप देखिए यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब ये एक नया फंक्शन दिख रहा है मुझे जो किस पे डिफाइन नहीं होगा, y इज इक्वल टू माइनस वन पे डिफाइन नहीं होगा, यानी y माइनस वन नहीं होना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर y की जगह मैं माइनस वन पुट करता है, यहाँ पर अगर मैं y की जगह माइनस वन पुट करता तो क्या होता है, यहाँ माइनस वन आता है, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करते तो माइनस एक्स जो है इस माइनस वन से मल्टीप्लाई को प्लस एक्स हो जाता। y की जगह अगर मैं माइनस वन पुट करूँ तो कुछ ऐसा ही होगा ना, ये x माइनस टू अपॉन कितना, 3 माइनस एक्स। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस टू। तो भाई ये x से x तो कैंसिल हो जा रहा है, यानी ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए मुझे क्या मिल जाए, माइनस वन मिल जाए। यानी आउटपुट क्या नहीं मिलेगा, माइनस वन मिलेगा और सारे रियल नंबर मिल सकते हैं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव, सेकेंड है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कितना दिया, y इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचिए, पहले तो इसका डोमेन क्या होगा, तो क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा अगर ये वन अपॉन में नहीं होता तो जीरो के इक्वल भी हो सकता था, क्योंकि वन अपॉन में तो ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैं डोमेन की बात करूं और डोमेन x माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, इसका मतलब हो गया कि x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन तो क्या निकल के आ गया, फाइव टू इनफाइनाइट, पांच से बड़ा होना चाहिए, तो फाइव टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। अगर मैं ऑब्जर्वेशन से देखूं तो देखिए रेंज क्या होना चाहिए, यानी जीरो से तो बड़ा होगा, पॉजिटिव ही नंबर लेना है रेंज में, नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं। तो इसका रेंज क्या हो सकता है, जीरो टू इनफाइनाइट। लेकिन अगर मेथड से थोड़ा जाने की कोशिश करूं तो देखिए कैसे करें। अब x क्योंकि कैसा है, x ग्रेटर देन फाइव है, तो x माइनस फाइव क्या होगा, x माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, होगा। अब जब x माइनस फाइव जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका स्क्वायर रूट भी तो पॉजिटिव होगा, यानी x रूट ऑफ x माइनस फाइव ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अगर रूट ऑफ x माइनस फाइव जीरो से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस फाइव ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा, तो वन अपॉन रूट एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। और यही तो क्या है, मेरा एफ एक्स है फंक्शन, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यानी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसे आएगी, जीरो से बड़ी आएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू इनफाइनाइट, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ये रेंज हो जाएगी। समझ गए। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर देखिए कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं डोमेन की बात करूं
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। इसका मतलब यही तो हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू जीरो। ये आपको सॉल्व करना आता ही है, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, यहाँ मिलेगा माइनस फोर, ये प्लस फोर, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, प्लस माइनस प्लस, और लेस देन है तो कौन सा रीजन ले लेंगे, निगेटिव वाला, और ये दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे कि इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, माइनस फोर टू प्लस फोर, इसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे। ये डोमेन हो गया माइनस फोर से प्लस फोर। रेंज की बात करें तो देखिए, मैंने आपको बोला कि इसकी रेंज क्या होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जीरो से इन्फिनिटी भी हो सकती है। अब पहले देखिए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी जीरो कहीं मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो आप देखिए, अगर मैं एक्स की जगह फोर पुट करता हूँ तो 16 हो जाएगा, फोर स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 16 जीरो आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो, यानी मिनिमम वैल्यू तो जीरो मिल रही है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये तो कंफर्म है। तो मिनिमम वैल्यू मुझे जीरो मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, इसको मैक्सिमम होने के लिए इस एक्स स्क्वायर को मिनिमम होना होगा, और एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता एक्स स्क्वायर, मिनिमम ये जीरो हो सकता है। तो अगर एक्स स्क्वायर मिनिमम होके जीरो हो रहा है तो यानी ये 16 बचेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, फोर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो टू फोर। इसकी रेंज क्या होगी, जीरो टू फोर। ठीक है। अगर मेथड से जाएं तो मेथड से कुछ ऐसा सोच सकते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो आपको मालूम है 16 माइनस वाई स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, होना चाहिए। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो y है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस फोर से प्लस फोर के बीच में। लेकिन हमें क्योंकि इसके डेफिनेशन से पता है कि हमें इसकी जो वैल्यू लेना है वो पॉजिटिव वैल्यू लेना, नेगेटिव तो लेना नहीं है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेके फोर तक, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, फोर। तो रेंज होगी जीरो टू फोर, जिसमें हमें जीरो मिल सकता है। तो रेंज क्या होगी, जीरो टू फोर, और इसका डोमेन क्या, माइनस फोर टू प्लस फोर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर। कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट वाला देखिए क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो हर एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा, दिख ही रहा है वो आपको क्लियरली, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर। ठीक। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फॉर रेंज, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप थोड़ा ध्यान देखें, ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मिल रहा है, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, और एक्स कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इसका डोमेन कैसा आ रहा है, रियल नंबर। तो x को रियल होने के लिए, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है, इसके डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सॉरी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर रियल x, अभी हमने यहाँ पर बोला ना कि x कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, सबके लिए डिफाइन है ये, तो x शुड बी रियल नंबर। तो x को रियल होने के लिए इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो देखिए बी स्क्वायर मतलब आ गया वन, माइनस फोर ए सी, फोर ए की जगह क्या है यहाँ पर वाई, और सी की जगह भी क्या है वाई। ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
इसका मतलब 1 माइनस 4y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, 1/2 और -1/2। यहाँ से मिलेगा मुझे -1/2, यहाँ से मिलेगा मुझे 1/2, प्लस माइनस प्लस। अब क्योंकि ग्रेटर देन वाला रीजन है, ठीक है ना, इसको अच्छा, इसको पहले हमें पॉजिटिव बनाना होगा ना, y को हमेशा पॉजिटिव बना लेते हैं इक्वेशन सॉल्व करते समय। तो ये ऐसा हो जाएगा 4y² -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव वाला रीजन आ जाएगा, यानी ये रीजन जिसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे। ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा, y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से +1/2। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन -1/2 से +1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज -1/2 से +1/2, इसमें दोनों पॉइंट भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस x²। अब इसका डोमेन बताइए। ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू में √2 रखूं या -√2। √2 का स्क्वायर भी 2 मिलेगा, -√2 का स्क्वायर भी 2 मिलेगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कौन से दो नंबर, -√2 एंड +√2। ये डोमेन आ गया। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 2y -x² इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, x² इज इक्वल टू 2y -3। ओके, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2y -3 अपॉन y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2y -3 अपॉन y। अब x कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, केवल -2 और +2 नहीं होना चाहिए। फॉर रियल x अदर देन -√2 एंड +√2। x क्या होना चाहिए, -√2 और +√2 के अलावा कोई वैल्यू हो सकती है। अब x को रियल होने के लिए ये इसका स्क्वायर रूट में 2y -3 अपॉन y, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2y -3 अपॉन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीरो के इक्वल हो सकता है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब y को जीरो नहीं लेना है हमें। ठीक, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा मिल जाएगा 3/2 और कितना मिल रहा है 0। यहाँ आएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 3/2। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ ये आएगा प्लस माइनस प्लस। ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रेटर देन है, यानी पॉजिटिव वाला रीजन लेंगे। और पॉजिटिव वाला रीजन लेंगे और साथ में ध्यान क्या रखना है हमें कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है लेकिन y डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए इसको 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 3/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और 3/2 हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि 3/2 यहाँ पर न्यूमरेटर में इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। समझ के बात, तो इसका क्या आ जाएगा रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन बोलिए कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 0 तक, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, यूनियन 3/2। तो 3/2 इंक्लूड होगा 3/2 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² -9 अपॉन x -3। कीजिए जरा, देखो अब जब कभी इसका डोमेन बताना तो मैंने आपसे बोला कि डोमेन हमेशा जो मेन फंक्शन होता है उसको देख के बताया जाता है। ठीक है ना, फॉर डोमेन कैसे बताएंगे डोमेन, तो आप देखो किस पे डिफाइन नहीं है, 3 पे डिफाइन नहीं होगा, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है,
अब रेंज के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक चीज समझिए, अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूं, मुझे क्या दिया है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3, ये दिया हुआ है। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, x-3 इंटू x+3 अपॉन x-3। ठीक है, अगर ये x-3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x+3। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, x+3। फॉर x इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3+3, दैट इज 6। अगर मैं x की जगह 3 पुट करता, है ना, जब इस फंक्शन को मैंने सॉल्व किया और x की जगह 3 पुट करता तो मुझे 6 मिलता। पर ये भाई 3 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है हमारा, हमने तो इसके डोमेन से इसको एक्सक्लूड कर दिया है, तो हम 3 तो रख ही नहीं सकते हैं। और जब हम 3 नहीं रखेंगे तो कभी हमें 6 मिलेगा नहीं। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। ठीक है, तो रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6, क्योंकि 3 नहीं रखेंगे तो 6 नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। Find the domain and range of the real valued function f(x) given by f(x) is equal to 4 minus x upon x minus 4 कीजिए। देखिए जरा क्या दिया हुआ है आपको, फंक्शन दिया f(x) is equal to 4 minus x अपॉन x minus 4। तो डोमेन तो आप देख के बता दे रहे हो, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 4 नहीं होना चाहिए, केवल 4 पे डिफाइन नहीं होगा ये। ठीक है, रेंज कैसे बताएंगे, फॉर रेंज, अब आप देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x अपॉन x-4, ये दिया है। अब अगर मैं यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो ये x-4 हो जाएगा, अपॉन यहाँ भी x-4 हो गया। तो ये कैंसिल होके क्या बचा, -1। मतलब आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। केवल x की क्या नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 4 पे डिफाइन नहीं है। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे मान लो आपने 5 रखा, तो 4 - 5, यहाँ से मिलेगा मुझे -1, और यहाँ से क्या मिल रहा है, 1। -1/1 कितना हो गया, -1, तो माइनस मिल रहा है। 10 रखेंगे तो ही -1 मिलेगा, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो 4 के अलावा, तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में आएगा केवल -1, रेंज ऑफ फंक्शन -1, यानी आउटपुट आपको हमेशा कैसा मिलेगा, -1। ठीक है, इफ f इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम R इंटू R, मतलब उसका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी कैसा होगा, रियल नंबर। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f कीजिए। देखिए क्या दिया है फंक्शन मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। अब आप देखिए ये बोला ही हुआ है R2 R में डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, R, और कोडोमेन क्या R है। और वैसे भी आप देखिए यहाँ पर इस फंक्शन से भी चेक करें, ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसपे फंक्शन डिफाइन ना हो। तो डोमेन क्या आ गया इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर, सब पे डिफाइन है ये, इसका डोमेन मिल गया मुझे ऑल रियल नंबर। अब अगर हम रेंज की बात करें ना, अगर आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व करें, तो आप देखिए एक्स की अगर 0 पुट करेंगे तो मुझे 0 तो मिल जाएगा। नेगेटिव वैल्यू कभी मिलेगी क्या, आप एक्स की कोई वैल्यू पुट करें, नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायर होके ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव वैल्यू मुझे कभी नहीं मिलेगी इस फंक्शन की, यानी मुझे आउटपुट नेगेटिव नहीं मिलना है। यानी स्टार्ट कहाँ से कहानी हो रही है, 0 से। अब 0 से कहाँ तक जा रही है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होने वाला है। और जब कभी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी। कभी भी ये 1 के इक्वल तो मिलेगा ही नहीं हमें। यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा ऑलवेज। ठीक है ना, तो हमेशा इसकी वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी। तो 0 से लेके 1 तक, यानी 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 to 1। तो रेंज क्या होगी, 0 to 1, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर मेथड से बात करें तो देखिए कैसे करेंगे।
ये क्या दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², ये दिया है। तो ये आएगा y प्लस x²y इज इक्वल टू x²। इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, ये x² हम कॉमन ले लिया, तो y - 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो ये -y था, -y अपॉन y - 1, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो x² इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y अपॉन 1 - y, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 - y। अब क्योंकि x तो कैसा था, रियल था, फॉर रियल x दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y अपॉन 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। y अपॉन 1 - y है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो y अपॉन y - 1 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल जा रहा है, 0 और 1। ये आ गया 0, यहाँ कहीं क्या मिल गया मुझे 1, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस। ओके, अब क्योंकि ये लेस देन वाला रीजन है, तो लेस देन वाला रीजन कौन सा होगा इसमें, ये वाला रीजन, नेगेटिव वाला, जिसमें मुझे y इज इक्वल टू 1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि 1 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 इंक्लूड कर सकते हैं। इसका रेंज क्या आ गया, तो रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 तक, जिसमें 0 इंक्लूड होगा 1 इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f is equal to x such that 1 upon 1 minus x square x belongs to a real number x not equal to plus minus 1 कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है हमें फंक्शन, हमें दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन दे दिया है एक्स नॉट इक्वल टू +-1, +-1 पे डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड +1। ठीक है, रेंज निकालते हैं, और रेंज इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब फॉर रियल x अदर देन -1 एंड +1, अदर देन +-1, क्योंकि x क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर, -1 +1 के अलावा। और अगर इसको रियल नंबर होना है तो y -1 अपॉन वाई ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y -1 अपॉन वाई दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 और 0 क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन, ध्यान रखना y 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई y को 0, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, 1 इंक्लूड कर सकते हैं, तो 1 को मैंने ये डार्क कर दिया। अब ग्रेटर देन वाला रीजन लेना है तो कौन सा रीजन लेंगे, पॉजिटिव वाला, तो ये रीजन ले लिया हमने इस तरफ का पूरा, ये इंक्लूड नहीं करना है, ये रीजन आ जाएगा, इसको इंक्लूड कर लेना है हमें। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बोलिए। तो y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो ये हो गई रेंज ऑफ फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट में, फिर यूनियन
1 टू इन्फिनिटी 1 इंक्लूड होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर हम डोमेन की बात करें तो फंक्शन क्या दे दिया है, 1/2 माइनस साइन 3x। ये कब डिफाइन नहीं होगा कि डिनोमिनेटर जीरो। और आप सोचिए डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, अगर साइन 3x 2 मिल जाए तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और साइन 3x की वैल्यू कभी 2 हो सकती है क्या? साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है, यानी साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम +1 मिल सकती है, मिनिमम -1। ये कभी टू के इक्वल हो ही नहीं सकती है। और जब साइन 3x 2 नहीं होगा तो 2 - 2 जीरो नहीं मिलेगा, डिनोमिनेटर में जीरो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन क्या दिया था हमें, y इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x। अच्छा, इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं, समझिए आप, मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि भाई साइन 3x मुझे मालूम है कि -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन 3x ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटरचेंज हो जाएगा साइन। ओके, अब ये 2 यहाँ ऐड हो रहा है तो मैं यहाँ 2 ऐड कर देता हूँ पूरे फंक्शन में। ये 2 माइनस साइन 3x हो जाएगा। जब यहाँ 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। 2 - 1 1। यहाँ 2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 + 1 3। यानी ये जो 1 - 2 माइनस साइन 3x है, ये 1 से 3 के बीच में लाया करेगा, ये कभी तो जीरो होगा ही नहीं। ये कभी जीरो नहीं होगा, तो 1/0 नहीं होगा तो डिफाइन रहेगा फंक्शन हर x की वैल्यू पर। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर, x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब अगर रेंज की बात करें हम, देखिए अब यहाँ से हमने देख लिया कि 2 माइनस साइन 3x 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। 2 माइनस साइन 3x ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, +1 से 3 के बीच में। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो अपना मेन फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो रहा है 1/2 माइनस साइन 3x है, तो अगर इसको मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ इक्वेशन के साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/1। ये इसको रेसिप्रोकल किया, ठीक है ना, ये कुछ साइन ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 माइनस साइन 3x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/3। ये क्या है मेरा, यही तो फंक्शन है, यही तो गिवन था मुझे 1/2 माइनस साइन 3x, यही तो y था, यही एफ एक्स है। यानी एफ एक्स 1/3 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये एफ एक्स ये कहाँ से कहाँ, 1/3 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब इसकी रेंज आएगी वो क्या हो जाएगी, 1/3 से 1। तो रेंज ऑफ फंक्शन दिस इक्वल टू 1/3 टू 1, जिसमें 1/3 और 1 भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा।